हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। उस सेविका की बात सुनकर राजा ने महात्मा की तरफ एक नजर देखा और महात्मा के चेहरे पर एकदम हल्की सी मुस्कुराहट थी। और उन्होंने राजा से कहा, पूरे 24 घंटे बाद होश आया है ना तुम्हारी बेटी को? महात्मा की बात सुनकर राजा एकदम हैरान रह गया। उसे समझ नहीं आया कि ये बात जो अभी तक उसने महात्मा को नहीं बताई थी, वो उन्हें कैसे पता चल गई। और उसे महात्मा की शक्तियों पर पहले ही बहुत विश्वास था और अब मन में बचा कुचा शक भी दूर हो गया। राजा ने तुरंत ही महात्मा के सामने अपने हाथ जोड़कर कहा, गुरुजी, अब आप ही हमें बचा सकते हैं और मेरी बेटी को भी। ये काली शक्तियां क्यों उसके पीछे पड़ी हैं? उनसे ऐसा क्या नाता है मेरी वसुंधरा का? चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट के साथ महात्मा ने कहा, ये सब तो नियति का खेल है और नियति के आगे किसकी चलती है? जो होना है वो तो हो कर ही रहेगा। मैं या तुम कोई भी रोक नहीं सकता। राजकुमारी किसी तरह से उन काली शक्तियों से जुड़ चुकी है, शायद अपने जन्म के समय से ही। राजा विनती करते हुए बोला, इसे दूर करने का कोई उपाय गुरुजी, इसीलिए ही तो आपके यहाँ पर बुलाया है। हमारी सहायता करिए, हम बहुत परेशान हो चुके हैं और अब सिर्फ 1 साल ही बचा है। 1 साल बाद राजकुमारी 18 साल की हो जाएगी और उसके बाद कोई भी नहीं जानता कि क्या होगा। महात्मा ने एकदम गंभीर चेहरे के साथ कहा, हाँ, मुझे भी पता है। सारी काली शक्तियों और दैवीय शक्तियां सब 18 साल की उम्र के बाद ही जागृत और ज्यादा शक्तिशाली होती है। इसलिए तुम्हें राजकुमारी को जब तक के बचा कर रखना, और इसके लिए मैंने पहले से ही एक उपाय सोचा है। उनके पीछे खड़े हुए वीरेश और सक्षम भी अपने गुरुजी की सारी बातें समझने की कोशिश कर रहे हैं। और ये बात सुनकर उन दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और धीरे से अपना सिर हिलाया। शायद कुछ बातें तो उन दोनों को भी समझ आ रही है। राजा ने जिज्ञासु होते हुए इस बारे में पूछा, बताइए महाराज, क्या है वो उपाय? हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। हम आपकी हर बात मानेंगे और जो भी पूजा अर्चना साधना जो कुछ भी जप तप करवाने हैं, हम वो सब कुछ करवाएंगे। आखिर हमारी बच्ची की जिंदगी का सवाल है। हम नहीं चाहते कि वो काले साए इसी तरह हम सबकी जिंदगी में मंडराते रहें। महात्मा ने राजा को पूरी बात समझाते हुए बोलना शुरू किया, नहीं, ये सीधी तरह का कोई असर नहीं डालते, क्योंकि तुम्हारी बेटी के अंदर दैविक शक्तियां भी हैं। वो उससे लड़ने के लिए काफी है। लेकिन काली शक्तियों का भी अपना वक्त होता है, जिस वक्त वो सबसे ज्यादा होती है। इसके अलावा हमें ये नहीं पता कि हमारा सीधा मुकाबला किससे है, तो हम उससे बचने के लिए सीधे कुछ नहीं कर सकते। हमें अपनी तरफ से पूरा ध्यान रखना होगा सारी चीजों का। इसलिए मैं जो कह रहा हूं उसे ध्यान से सुनो। राजा रानी समेत वहां मौजूद सारे लोग महात्मा की बातें ध्यान से सुनने लगे। कुछ देर बाद राजकुमारी का कक्ष। राजकुमारी ने जब अपनी आंखें खोली तो उसे अभी भी अपना सर बहुत भारी सा लग रहा था और उसने इधर उधर देखा तो कुछ देर तक उसे सब कुछ एकदम धुंधला सा नजर आया और उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसे कुछ भी याद नहीं है। राजकुमारी के कानों में एक बहुत ही जानी पहचानी सी आवाज पड़ी, राजकुमारी, आप ठीक हैं? अभी आपको कैसा लग रहा है और आप अभी बेहोश कैसे हो गए यहाँ पर अचानक से बैठे हुए? वो चंद्रिका की आवाज थी, जिसे सुनकर राजकुमारी ने तुरंत ही उस तरफ से देखा और वहां पर उसे चंद्रिका के साथ अपनी मां भी बैठी हुई नजर आई, जो कि प्यार से उसके सिर पर हाथ फेर रही थी। और उन दोनों की तरफ देखकर बिस्तर पर लेटी हुई राजकुमारी वसुंधरा ने हल्का सा मुस्कुराया और उठकर बैठने की कोशिश करने लगी, तो सेविकाओं ने उसे उठाकर बिठाया। उठकर बैठे हुए वसुंधरा ने पहले अपनी माँ से सवाल किया, रानी माँ, आप यहाँ और क्या हुआ है? हमें कुछ भी याद क्यों नहीं? हम यहाँ बिस्तर पर कैसे आए? बहुत ही प्यार से राजकुमारी का चेहरा छूते हुए रानी ने मुस्कुराकर कहा, कुछ नहीं हुआ, तुम बस आराम कर रही हो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है ना, इसलिए हम तुम्हें देखने आए थे। अभी बताओ, ठीक महसूस कर रही हो या नहीं? उनकी बात सुनकर वसुंधरा एकदम उलझन से बोली, क्या हुआ हमारी तबीयत को? हमें तो कहीं पर भी दर्द नहीं हो रहा, ना ही कोई चोट लगी है। इतना बोलकर उसने अपने आप पर एक सरसरी नजर डाली और फिर अपने हाथों को अलट पलट कर देखने लगी। हाँ, कुछ नहीं हुआ, तुम बिल्कुल ठीक हो गई हो, क्योंकि वाजी ने तुम्हें औषधि दे दी थी।
अपनी माँ की बातें सुनकर राजकुमारी बहुत ही ज्यादा उलझन में है और कुछ देर के बाद उसकी माँ ने अपनी जगह उठकर उसके माथे पर हल्के से जमा और प्यार से उसकी तरफ देखते हुए उसके बालों को सहलाया और फिर वहां से चली गई। अपनी माँ के जाने की बात सुनकर वसुंधरा ने चंद्रिका को अपने पास बुलाकर उससे पूछा, चंदा, तुम तो बता दो हमें क्या हुआ है, और हमें कुछ याद नहीं, फिर से हमारे साथ वैसा ही कुछ हुआ है क्या जैसा अक्सर होता रहता है। चंद्रिका ने हल्का सा जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा, नहीं राजकुमारी, ऐसा कुछ नहीं है, आप कुछ ज्यादा ही सोच रही हैं, आप बस आराम करिए, मैं आपके लिए खाने का बोल कर आती हूँ। ये भी चली गई। जरूर माँ और पिताजी ने इसे मना किया होगा मुझे कुछ भी बताने के लिए, लेकिन मैं तो पता कर लूंगी। इतना बोलते हुए वसुंधरा अपनी जगह से उठी और इधर उधर देखते हुए वो अपने कमरे के बाहर की तरफ जाने लगी। वहां पर जो सेविकाएं पहले से ही उसके कमरे में उपस्थित थी, उन लोगों ने वसुंधरा को वहां से बाहर जाने से मना किया, लेकिन वसुंधरा ने उनकी एक नहीं सुनी और अपने कमरे से बाहर निकलकर जाने लगी। लेकिन तभी दरवाजे पर एक हाथ उसके सामने आया, उसका रास्ता रोकते हुए, और वसुंधरा को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि इस तरह कोई दरवाजे पर खड़ा होगा। उस आवाज ने राजकुमारी को रोकने के लिए एकदम सीधी तरह से बोला, राजकुमारी, आप इस तरह से अपने कक्ष से बाहर नहीं जा सकती, क्योंकि आप पर बहुत खतरा है। आपको अकेले कहीं भी जाने के लिए मना किया है महाराज ने। आपको उनकी अनुमति लेनी होगी, या फिर मैं भी आपके साथ ही आऊंगा। कहानी जारी है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। वसुंधरा अपने कमरे से निकलकर वहां से बाहर जाने लगी, लेकिन तभी किसी ने अपना हाथ उसके सामने करते हुए उसे रोका। राजकुमारी, आप कहाँ जा रही हैं? आप अपने कक्ष से बाहर नहीं जा सकती। वो आवाज सुनकर राजकुमारी वसुंधरा ने एक नजर उठाकर देखा तो सामने एक दिखने में अच्छी शक्ल वाला, एकदम मजबूत कदकाठी का नवयुवक खड़ा था। उसकी आंखें गहरे भूरे रंग की थी और गर्दन तक आते हुए उसके लंबे काले बाल थे। उसने अपने सिर पर एक पट्टी जैसा बंधा हुआ है, जिससे उसके बाल चेहरे और माथे के बीच हैं। उसके चेहरे पर एक अलग तेज था और एक बहुत ही प्रभावी सकारात्मक आभा उसके आसपास से निकल रही थी, लेकिन उसका चेहरा एकदम गंभीर था। राजकुमारी वसुंधरा ने नजर उठाकर उसकी तरफ देखा तो पहले तो वो उसकी तरफ देखती ही रह गई, लेकिन फिर जैसे ही राजकुमारी का ध्यान उसकी तरफ से हटा, उन्होंने थोड़ा गुस्से वाला चेहरा बनाकर पूछा, तुम हो कौन और तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले? मैं कहीं नहीं, बस यहीं बगीचे तक ही जा रही हूं, क्योंकि इतनी देर से कक्ष में थी तो मुझे असहज महसूस हो रहा है। उस आदमी ने एकदम सपाट लहजे में कहा, ठीक है, फिर मैं भी आपके साथ ही आऊंगा। राजकुमारी मुंह बनाकर उसकी तरफ देखते हुए पूछा, अजीब गले पड़ने वाले इंसान हो, तुम आखिर हो कौन और क्यों तुम मेरे साथ आओगे? उस नवयुवक ने बहुत ही मजबूती से कहा, मेरे गुरुजी का आदेश है और आज से आपकी रक्षा करना ही मेरा कर्तव्य है। इसके अलावा महाराज ने भी मुझे आपकी रक्षा की जिम्मेदारी सौंपी है और अब से मैं हर वक्त आपके साथ ही रहूंगा। लेकिन ये सारी बातें बोलते हुए वो राजकुमारी के चेहरे की तरफ नहीं देख रहा है। राजकुमारी वसुंधरा ने मुंह बनाते हुए कहा, हमें किसी रक्षक की आवश्यकता नहीं है, हम अपनी रक्षा खुद कर सकते हैं। तुम्हें पता है भाई साहब, और हमने साथ में तलवार चलानी सीखी थी, घुड़सवारी और तीरंदाजी भी अच्छी तरह से आती है हमें। उस आदमी ने इस तरह एकदम गंभीर आवाज में कहा, राजकुमारी, बच्चों जैसी बातें मत करिए। आप भी जानते हैं कि आपको इन सारी चीजों से नहीं, बल्कि अलग ही तरह की दुनिया के लोगों से खतरा है, और उससे सिर्फ मैं ही आपकी रक्षा कर सकता हूं, और इसीलिए गुरुजी ने मुझे चुना है। आप मुझे अपने साथ आने से नहीं रोक सकते। अगर आपको कहीं भी जाना है तो मैं साथ आऊंगा। राजकुमारी ने एकदम लापरवाही से कहा, अच्छा ठीक है, ज्यादा दिमाग खराब मत करो और चुपचाप तुम हमारे पीछे आ सकते हो, लेकिन हमें ज्यादा परेशान मत करना, और हर चीज के लिए रोक टोक बिल्कुल भी पसंद नहीं है हमें। इतना बोलकर वसुंधरा दरवाजे के आगे निकल गई। हल्का सा सिर झुकाकर वो आदमी उसके पीछे ही आते हुए बोला, जी राजकुमारी, जैसा आपका आदेश। वो आदमी जो उसके रक्षक के रूप में तैनात किया गया है, वो कोई और नहीं, गुरुजी का सबसे काबिल और होनहार शिष्य और आश्रम के रक्षक दल का प्रमुख वीरेश है। वो दोनों एक साथ ही वहां से बाहर निकल गए और राजकुमारी के वहां से जाने के बाद सारी सेविकाएं भी वहां से चली गईं। कुछ देर के बाद चंद्रिका उस कक्ष में वापस आई और अब तक अंधेरा हो चुका था। सूरज पूरी तरह से ढल चुका था और आसमान में तारे नजर आने लगे थे। कक्ष में आने के बाद चंद्रिका ने राजकुमारी का नाम लेकर उसे आवाज लगाई, राजकुमारी वसुंधरा, कहाँ हैं आप? चंद्रिका ने राजकुमारी को आवाज लगाई, लेकिन उसे बदले में कोई भी जवाब नहीं मिला। तो फिर उसने पूरे कक्ष में सब जगह पर राजकुमारी को इधर उधर ढूंढा, लेकिन उसे राजकुमारी कहीं भी नजर नहीं आई
और फिर वो उठकर कमरे की बालकनी की तरफ बढ़ गई, क्योंकि वहां से महल के बाहर का हिस्सा नजर आता था और वहां से बगीचा भी नजर आता था। इसलिए चंद्रिका उस तरफ राजकुमारी को देखने के लिए चली गई। राजकुमारी कहाँ चली गई? बिना बताए अभी उनकी तबीयत भी ठीक नहीं थी और फिर वो इधर उधर चली गई। अगर रानी माँ को पता चल गया तो वो मुझे भी डांट लगाएंगी और राजकुमारी को भी। अपने आप में बड़बड़ाते हुए चंद्रिका वहां पर आई और वहां कमरे की बालकनी से नीचे झांककर बगीचे की तरफ देखने लगी। लेकिन उसे वहां पर राजकुमारी नजर आ गई। लेकिन उसने ध्यान से देखा तो राजकुमारी के साथ उसके पीछे वहां पर कोई चल रहा था। चंद्रिका को इस बारे में पता है कि राजकुमारी के माता पिता ने उसके लिए गुरुजी का भेजा हुआ नया रक्षक तैनात किया है और वो अब अपनी शक्ति और काबिलियत के बल पर राजकुमारी की उन काली शक्तियों से रक्षा करेगा। राजकुमारी को उसके साथ बगीचे में टहलता हुआ देखकर चंद्रिका ने थोड़ी राहत की सांस ली और अब उसे राजकुमारी की इतनी फिक्र नहीं हो रही है। वो वहां बालकनी से कमरे में वापस जाने लगी, लेकिन तभी उसे थोड़ी दूर पर वही बगीचे में झाड़ियों के बीच दो एकदम पीली चमकती हुई आंखें नजर आईं और ये आंखें देखकर उसे एकदम से किसी की याद आई। वो शख्स जिससे वो जंगल में मिली थी, उसकी आंखें भी एकदम ऐसी ही थी और वो राजकुमारी की तरफ ही देख रही थी। चंद्रिका को ऐसा लगा कि असल में ऐसा कुछ भी नहीं है, वो बस ऐसा सोच रही है, इसलिए उसे ये सब कुछ दिख रहा है। लेकिन फिर उसे उस तरफ कुछ हलचल भी नजर आई और उसने सोचा कि कहीं राजकुमारी पर कोई खतरा तो नहीं, इसलिए वहां से निकलकर वो तुरंत ही बगीचे की तरफ आई। लेकिन वो राजकुमारी और उसके साथ चल रहा है उस रक्षक की तरफ नहीं गई और दूसरी तरफ से चलते हुए बगीचे में सीधा उस तरफ आ गई जहां पर झाड़ियां थीं। दूर से देखने में चंद्रिका को वो झाड़ियां अपने बगीचे के अंदर ही लग रही थी, लेकिन वहां पर आते हुए उसे पता चला कि वो आंखें उसे चमकती हुई नजर आ रही थी, वो बगीचे से काफी दूर एकदम बाहर की तरफ थी, जो कि महल से बाहर है, जहां के पेड़ और पत्तियां सब एकदम काले पड़े हुए हैं और वहां पर हमेशा ही काले साए मंडराते रहते। इसलिए राजकुमारी का बगीचे के उस तरफ वहां से बाहर जाना बिल्कुल ही मना है। कहानी जारी है। क्या वीरेश राजकुमारी वसुंधरा की रक्षा करने के अपने काम में सफल हो पाएगा? और चंद्रिका क्यों जा रही है उसे तरफ जहां जाना मना है? क्या उसे उन काले साए और वसुंधरा से जुड़ी बातों के बारे में नहीं पता है? कौन है वहां उसे तरफ जो चंद्रिका को अपनी तरफ खींच रहा है? क्या लगता है आप लोगों को? बताइए कमेंट में। और कैसी लग रही है स्टोरी, इस बारे में जरूर लिखें।